वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज हमारी डेट जो है वो 26 हो रही है और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स भी कवर अप करेंगे। आई होप आपको इस सीरीज से बहुत फायदा तो मिलता होगा। बाकी करंट अफेयर्स क्या इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। और ये हमारा ग्रुप भी है, आप इसको जब चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि इस ग्रुप से आपको बहुत फायदा मिलेगा। इस ग्रुप को ज्वाइन करके आपको जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स वगैरह हैं, वो सब आपको यहीं पे पता चल जाएंगे। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो भी आपको फायदा मिलेगा। देखो अब आपकी इच्छा है। बाकी मैं आपको आज करवाने वाली हूँ ये 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। भारत का इलेक्ट्रिक जो है ना, मतलब चुनाव का इलेक्टोरल जो पूरा विकास रहा है, पूरा उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये फैक्ट्स आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएंगे, तो बहुत अच्छे से स्टोरी को समझिएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी ह्यूमन राइट्स के बारे में, फिर हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंट चीजें, फिर जीएसटी, सॉरी वस्तु और फॉरेस्ट डिलेमा। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया हिंदी की ट्रांसलेशन में। फिर विशाल का है सर्प की खोज, जाइंट सर्पेंट। तो ये वाला तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी ह्यूमन राइट्स का आपको जो डेटा होगा वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में भी फैक्ट्स पूछ लेते हैं ना, तो डेटा वहां पे काम आ जाएगा, मेंस में आपके आंसर राइटिंग में लिखने को काम आ जाएगा। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। 1951 से हम लोग इलेक्शन कंडक्ट करवाते आ रहे हैं। आप फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, यहाँ पर बात क्लियर हो जाएगी ये वाली। हमारे जो इलेक्शंस होते आ रही हैं, ये करवाता कौन है? ये करवाती है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। कब बनी थी? ये हमारा जो संविधान लागू हुआ था ना, उससे जस्ट एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को बनी थी। इसलिए 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, राष्ट्रीय मतदान दिवस। पहले इलेक्शन 1951 से 1952 के बीच में हुए थे। 17.5 करोड़ इंडियंस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से बहुत सारे उस समय इलिटरेट थे। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ने क्वेश्चन आता है क्या चीज है, तो उससे पहले तो इलेक्शन कमीशन भारत में थी ही नहीं। कब बनी है? 25 जनवरी 1950 को, हमारे संविधान लागू होने से एक दिन पहले। उस समय जो हमारे इलेक्शन कमीशन के हेड थे, वो केवल एक ही व्यक्ति थे जिनका नाम था उस समय सुकुमार सेन, ये भी याद रखिएगा। फिर बाद में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, एक चीफ और साथ में 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स करके भी बॉडी बना दी गई है। उसके बाद 1989 में जो है हमारी सरकार ने वोटिंग एज 21 से 18 कर दी, ये मानते हुए कि हमारे जो यूथ है उनको और ज्यादा पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बैलेट बॉक्सेस की जगह ईवीएम्स लगानी शुरू कर दी। ईवीएम 1989 में आई थी। ये आपके यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो और उसके बाद पहली बार इसको गोवा के 1999 के इलेक्शंस में इंट्रोड्यूस किया गया। फिर उसके बाद जब ये कहने लगे कि भाई ईवीएम्स को हैक किया जा रहा है और ये सब प्रॉब्लम्स, तो वीवीपैट का सिस्टम आया। फुल फॉर्म वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, जिसमें ये बताया गया कि आपने किसको वोट किया है, उसके नाम की एक पर्ची आपको मिलती है, वहीं पर आपको दिखती है कि आपने इतने बजे इस पर्सन को, इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया। ईसीआई सिर्फ केवल यही काम नहीं करती। ईसीआई जो है यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता को भी लागू करती है, ताकि कल को किसी के साथ कोई गलत तरीका हो गया तो वो भी उसके लिए भी काम करती है। ठीक है, और एक चीज ये आपको नहीं पता होगी, ये किसी नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे जो एक मुख्य चुनाव आयुक्त थे एक समय पर, टीएन शेषन, इनका कार्यकाल जो है एक निर्णायक चरण था उस समय, डिफाइनिंग फेज था, जिसमें उन्होंने एपिक्स, आज भी हमें जो वोटर आईडी कार्ड्स है अपने पास वो एपिक के नाम से ही है। 1993 में एपिक्स आते हैं, जिसमें एमसीसी को इंट्रोड्यूस भी किया जाता है, और उसी समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मल्टी मेंबर बहु सदस्य यहाँ सदस्यता आ जाती है। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मल्टीपल लोग अब काम करेंगे, मतलब एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, साथ में 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स भी काम किया करेंगे।
तो ये 3 का जो है ना स्ट्रक्चर वो यहाँ पे बनाया गया। अब बात ये आती है कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो पहले क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, ये हुआ करता था। लेकिन मार्च 2023 में बहुत सारे चेंजेस आ गए। एक कमीशन है दिनेश गोस्वामी कमेटी, जो कि बहुत पुरानी कमेटी, अभी की नहीं है, ये 1990 की कमेटी है। और इस कमेटी ने जो है चेंजेस करने को बोले थे, तो वही चेंजेस अब यहाँ पे किए जा रहे हैं। अब ये बोला जा रहा है कि भाई कमिटीज में जो है वो चेंज लेके आओ, और इसमें कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इन सबको भी रखो, ताकि हम लोग जो है एक निष्पक्ष रूप से हमारे इलेक्शन कमीशन का चुनाव कर सके, ये बोला जा रहा है। ठीक है। इनकी अपॉइंटमेंट्स वगैरह, इनकी अपॉइंटमेंट, सैलरी, प्रोसेस, पूरा एक तरीके से डिसाइड किया जाए, एक ही माध्यम से सब चीजों को डिसाइड करा जाए। तो ये सब इसमें डिसाइड करने की बात कही गई। तो अभी ये सब चेंजेस आए हैं। क्लियर हुआ सबको इलेक्शन कमीशन के बारे में? इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में बने हुए हैं। बाकी आप 1 2 3 4 पॉइंट्स को एक बार रीड कर सकते हो। अभी भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, पर जो सिलेक्शन कमेटी है वो थोड़ी सी बदल गई है, उस पर काफी विवाद चल रहा है। ठीक है भाई, आप पढ़ सकते हो। तो ये है आपका इलेक्शन कमीशन का पूरा काम। इलेक्शन कमीशन क्या काम करती है वो भी मैंने आपको समझाया अभी। इलेक्शन कमीशन का वर्क वर्क भी आपको क्लियर होना चाहिए। और वर्क तो आपको मैंने कई बार पहले भी वीडियोस में क्लियर किया है कि इनका मेन काम क्या होता है, किस तरीके से करती है, वो मैंने आपको कई बार पहले भी क्लियर किया। बाकी स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होती है जो स्टेट लेवल पे काम करती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसे? क्योंकि इसका जो पूरा लिखा लेखा जोखा है वो आर्टिकल नंबर 324 से आर्टिकल नंबर 329 तक है, तो इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। निर्वाचन सदन अशोका रोड दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है। ठीक है भाई, इनका स्ट्रक्चर याद हो जाएगा सभी लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी अपॉइंटमेंट भी याद रखिएगा कौन करते हैं, और इनके पास पावर्स तो आपको पता ही है, एमसीसी और लागू करना आचार संहिता, और हमारे सारे एपिक्स को रिलीज करना, पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल प्रोवाइड करना, ईवीएम्स को लेके आना, ये सारी चीजें इन्होंने ही करवाई है। एक बात और, वीवीपैट जो अभी बताया था, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये नागालैंड में पहली बार यूज किया गया था। ये यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुकी है। ठीक है, ये भी लर्न कर लेना। चलो, क्लियर हो गया यहाँ तक सारा प्रोसेस। अगला बढ़ते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, क्योंकि अभी एनएचआरसी जो हमारी भारत की सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स की कमीशन है, जिसे हम मानव अधिकार आयोग कहते हैं, 1993 सितंबर में बनी थी पार्लियामेंट के कहने पर। उन्होंने अभी सारी जो नेशनल कमीशन है उनकी मीटिंग बुलाई है यहाँ पर। ठीक है, ताकि हम लोग बेटर प्रैक्टिसेस कर सकें। तो एनएचआरसी ने ये बोला है कि जितनी भी नेशनल कमीशन है उनको बुलाओ, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, विमेन, जितनी भी बड़ी बड़ी कमीशन आपने बनाई है सबको यहाँ पर बुलाओ, ताकि ह्यूमन राइट्स के ऊपर इनके साथ मिलके काम किया जा सके। ठीक है। इनका काम है सेप्टिक टैंक्स को सही करना। सेप्टिक टैंक का मतलब है जो भी हमारे टैंक्स बने हुए होते हैं उनको साफ सफाई कैसे करना है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर पूरा कोलैबोरेशन की डिमांड करी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी के राइट्स के ऊपर, तो ह्यूमन राइट्स में प्रॉपर्टी राइट्स भी आते हैं वुमेन के लिए, तो सारे प्रकार के अधिकारों के ऊपर ये जो काम करने की बात है उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर सबको बोला है कि जो हमारी एससी, एसटी, माइनॉरिटी, विमेन, ओबीसी, जितने भी बड़ी बड़ी कमीशन है ना जो एक एक फील्ड में काम कर रही है, उन सबको एक साथ लेके आओ, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब तक सब मिलके एफर्ट्स नहीं करेंगे वो चीज सक्सेस हो ही नहीं पाएगी। उसके लिए भी चैलेंजेस है कि भाई हर कोई यहाँ पर अपनी नई नई बातें कहता है। कोई कहता है कि टेक्नोलॉजी में ये चीज होनी चाहिए, कोई कह रहा है कि इसमें ये चेंज आने चाहिए, कोई यहाँ पे चिल्ड्रन के राइट्स की बात अलग कर रहा है। जैसे राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर यहाँ पे बोला गया कि जो हमारे एनसीपीसीआर है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष है, उन्होंने ये बोला है कि बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में आयोग का महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने बोला कि वो अभी तक 1 लाख ऑर्फन जो बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चों का पुनर्निवास करवा चुके हैं। इन्होंने बोला कि आप गाइडलाइंस भी इसके लिए जारी करो। इन्होंने बोला कि भाई जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन हैं, मतलब जिनके सामने दिव्यांग है, जिनके सामने अलग चुनौतियां हैं, उनको दिव्यांगजन बोला जाएगा। उनके चैलेंजेस यहाँ पर, जैसे कैप्चा कोड के लिए बात हो गई है ना। अब कैप्चा कोड लिखते समय जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, सर्विसेज में कैप्चा कोड आता है ना भरने के लिए, उनको वो समस्या आ रही, तो उनके लिए सुलझाना है। तो अभी जो इनकी मीटिंग दिल्ली में हुई है उसमें ये मैटर्स डिस्कस किए गए, मैं आपको ये बताना चाहूँ।
बाकी आप रीड कर सकते हो, पर बेसिकली इन लोगों ने ये सब बातों को डिस्कशन पे यहाँ पे रखा है, जो कि बहुत सही चीज है। एक अच्छी स्ट्रक्चर्ड, एक संरचित दृष्टिकोण लाने की पूरी कोशिश की जा रही है नए नए पोर्टल्स को लॉन्च करके। बाकी बात रही एनएचआरसी की, तो मैंने आपको बताया ये सितंबर में एक्ट हुआ था, उसके बाद इसको फाइनली बनाया गया था 12 अक्टूबर 1993 को। एक्ट जो हमारी पार्लियामेंट ने पास किया था, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया है, सॉरी सीएपीएफ में पूछा था, हाँ सीएपीएफ में आया था अभी। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट का नाम है, जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर्स हैं और 7 उसमें और मानद सदस्य होते हैं जो अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट रहे होते हैं, जिसका काम है लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी के ऊपर काम करना। पूरे वर्ल्ड में भी यूएन की एचआरसी चल रही है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जो कि 1948 10 दिसंबर को बनी थी, इसलिए 10 दिसंबर को हम लोग मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई, एनएचआरसी के काम में क्या बाधा आ रही है? एनएचआरसी के काम में सबसे बड़ी बाधा आ रही है कि ये काम तो कर लेती है, सिफारिशें तैयार कर लेती है, लेकिन उनके पास ना ये पावर नहीं है कि बाकी अथॉरिटीज को ये कह सके कि आप ये काम करो। ठीक है, अगर किसी ने गलत काम किया तो उसको पनिशमेंट भी नहीं दे सकते ये। तो ये चीज है कि अगर हम थोड़ा इस चीज के ऊपर ध्यान दें तो इनके पास पावर और होनी चाहिए। प्लस ये आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर भी कुछ नहीं कह सकते, जो कि मेरे को तो इसमें चलो ठीक ही लग रही है बात, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के अपने अलग रूल्स रेगुलेशंस और कोड रहता है, तो वो उनके हिसाब से वर्क करेंगे। एनएचआरसी के लोगों को उनको संभालना थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से थर्ड पॉइंट तो यहाँ पे ठीक है कि अगर उनको ये पावर नहीं दी गई, लेकिन हाँ उनको ये पावर तो होनी चाहिए कि वो जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको सॉल्व करके सबको कोलैबोरेशन करके, जैसे अभी उन्होंने सबका कोलैबोरेशन करके बुलाया, तो ये तो होनी चाहिए पावर उनके पास। ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन चलाने की, एजुकेशन लाने की, और अलग अलग स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में इसको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने की, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज के जो बाकी कंट्रीज में चल रही है उनके जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे लाने की, ये सब चीजें तो उनके पास होनी चाहिए, और ये चीजें उनके पास आज के टाइम पे है भी। तो ये था हमारा एनएचआरसी के बारे में, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संविधानीय है, क्योंकि ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू आई है। कोई आर्टिकल मैंने आपको इसमें नहीं पढ़ाया, जबकि इलेक्शन कमीशन में आर्टिकल पढ़ाया था। तो इलेक्शन कमीशन इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्लियर है भाई सबको यहाँ तक? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल, हेल्थ इंश्योरेंस। अब यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा सेवा 65 वर्ष या उससे कम आयु के व्यक्तियों तक ही सीमित करवा दी गई है। IRDAI जो कि सबसे बड़ी इंश्योरेंस की यहाँ पर कंपनी है, उन्होंने ये एज बैरियर हटा दिया है। उन्होंने सभी ग्रुप्स के लिए ओपन अप कर दी, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये 65 वाली और बिलो वाली चीज को हटा दिया। अब जो सीनियर सिटीजन है, हाँ सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ी सी उनको बीमारियां ज्यादा होती है, थोड़ा सा उनको प्रीमियम उसका महंगा पड़ सकता है, पर ये एज बार उन्होंने हटा दिया। बहुत अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। ऐसे जितने भी सीनियर सिटीजन है भारत में जिन्होंने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया था, वो उनको आसानी पड़ जाएगी, अब वो हेल्थ इंश्योरेंस 60 या 65 से प्लस में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो IRDAI सबसे बड़ा काम करती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 1999 में बनी थी पूरे भारत के इंश्योरेंस सेक्टर को देखने के लिए। इंश्योरेंस में सब आता है, हेल्थ का इंश्योरेंस, गाड़ी का, घर का, हर एक चीज इसमें इंक्लूड की गई है। एक्ट तो पुराना है, लेकिन इसके नया एक्ट भी आया था जिसमें ये मेन तरीके से काम कर रही है। तो IRDAI जैसे सेबी काम करती है ना स्टॉक्स में, ऐसे इंश्योरेंस में ये काम करती है, बैंक में RBI काम करती है, बस वही चीज है। इन्होंने मैक्सिमम एज लिमिट ही हटा दी। मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत बेहतर चीज करी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज आज तक नहीं ले पाए हैं। ठीक है, तो आप किसी भी टाइम पे कवरेज ले सकते हो 1 अप्रैल 2024 तक। ठीक है, एज 65 तक पहले ये हुआ करता था, अब जो है वो किसी भी एज ग्रुप में, सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट, चिल्ड्रन, किसी किसी भी चीज के लिए आप यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस लो। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, बीमा प्रोवाइड करना यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसर, हार्ट फेलियर जैसी चीजें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। अब ये भी नहीं किया उन्होंने आयुष में भी, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, आप किसी में भी यहाँ पर किसी भी तरीके का ये लो, क्योंकि एल्डर पॉपुलेशन को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। क्लियर हुआ? तो आप बताइए स्टेप सही था या नहीं? मेरी नजरों में तो बहुत अच्छा और बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है। बाकी आप लोग भी जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा कि आपको लगता है कि ये स्टेप अच्छा है या नहीं।
क्योंकि एल्डर पीपल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एल्डर पॉपुलेशन के साथ इल ट्रीटमेंट होना बहुत कॉमन है, एल्डर एब्यूज होना बहुत कॉमन है, दुर्व्यवहार होना। तो इसकी वजह से यहाँ पर सरकार ने इनको ऑनलाइन काम भी शिफ्ट कर दिया, ताकि थोड़ा सा टेक से भी नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सिखा सिखा की चीजें बढ़ा दी जाएंगी। तो अब आज के टाइम पे जॉइंट फैमिलीज और माइग्रेशन कुछ ज्यादा चीजें होती जा रही है, जिसकी वजह से जो एल्डर पीपल हैं, बुजुर्ग जो है वो अलगाव में, आइसोलेशन में रहने लग गए, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज टूट रही हैं। प्लस साथ ही साथ माइग्रेशन बहुत हो रहा है, जो बच्चे लोग हैं वो काम करने के लिए दूसरे शहरों में बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या, उनके माँ बाप, उनके जो दादा दादी नाना नानी हैं, वो पीछे अकेले रह जाते हैं। तो उनके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो एटलीस्ट उनके पास जो एक अपना खुद का एक, ये तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी ना कि मनी अमाउंट में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। इसके लिए तो पहली बात तो यही है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो एल्डर अब्यूज पे भी कोई स्टेप्स होने चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को या पार्लियामेंट को कुछ तो यहाँ पे करना चाहिए। बाकी देखो ये है भारत, ऐसा नहीं, बात नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, काफी चीजें मैंने देखी है, मुझे खुद को दिखती हैं इधर उधर जगह पर, काफी चीजें कर रहे हैं, जैसे रैंप बना देना, हैंड रेल बनाना, ट्रांसपोर्टेशन में बनाना, ताकि सीनियर सिटीजन लोगों को थोड़ी हेल्प मिलती रहे चलने उतरने में, क्योंकि ट्रैवल तो वो भी करेंगे कभी ना कभी। ठीक है, कम करते हैं वो, मुझे भी पता है, लेकिन इस तरीके से चीजें रहती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये था थर्ड आर्टिकल। मेन तो मुझे यही बताना था आपको कि IRDAI है, बना कब है, इसने सारे बैरियर्स को हटा दिया। मेन तो यही था, बाकी तो चलो ये एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, चलिए फोर्थ आर्टिकल भी देख लेते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर। देखो हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप छोड़ दो। फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि फॉरेस्ट का जो कवर है वो धीरे धीरे भारत में कम होता जा रहा है, बढ़ने की बजाय। ये मैं कैसे कह रही हूँ? क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। ठीक है, भारत में 2 से 2023 के बीच में जो अ, हमारा पूरा वो है, फॉरेस्ट का एरिया है, वो कम हो गया है। 4,14,000 कम हो गया है, मतलब टोटल का 4% कम हो गया है। जिसकी वजह से ट्री, फॉरेस्ट तो कम हुए ही है, उसकी वजह से ट्री का भी कवर यहाँ पे कम होता जा रहा है। आपको पता है कि फॉरेस्ट का योगदान का है क्या है? मैं ये आपको नहीं बताऊंगी फॉरेस्ट का योगदान क्या है, बिकॉज आप सभी लोगों को पता है कि फॉरेस्ट का हमारे जीवन में किस प्रकार का योगदान है। कार्बन एमिशन में कितना हेल्प करते हैं नेचुरल फॉरेस्ट में, तो आप देख सकते हो कि आंकड़े हमारे पास जो आए हैं, उस हिसाब से 5 स्टेट्स में सबसे ज्यादा है। असम का सबसे ज्यादा ट्री कवर लॉस है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टेट का नाम हमसे पूछ सकता है। और सबसे ज्यादा कब हुआ है? 2016 से 17 के बीच में देखने को मिला है। 95% जो है वो इसी के टाइम पे देखने को मिला है, तो ये हमें बताया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहली चीज, डिफॉरेस्टेशन। लोग अंधाधुन कटाई करेंगे तो भाई ट्री तो कवर लॉस हो गई ना उसका। तो आप पढ़ो इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट। ठीक है, अंधाधुन कटाई हो रही है तो ह्यूमन की वजह से, जिसे परमानेंटली भी हो जाता है। तो मेन तो कॉज ह्यूमन का है, कुछ नेचुरल भी है। आंधी तूफान के तरीके से हो जाना, सुनामी या फ्लड आ जाना, तो ये भी चीजें होती है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है लोगों द्वारा की जा रही हो सकता है वहां पे कोई आग, बीमारी या तूफान भी आ गया हो, जिसकी वजह से वहां का जो ट्री कवर है वो लॉस हो गया। तो इसके कारण कई प्रकार से हो सकते हैं, एक सिंगल कारण नहीं है इसका, कारण कई सारे। तो क्या भारत ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिससे हम लोग फॉरेस्ट की कंजर्वेशन को एक साथ कर पाए? तो बिल्कुल। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो हर 2 साल बाद एक असेसमेंट करती है, 1987 से स्टार्ट कर रखा है, 2 2 साल में करती है। ये 2021 का किया था पब्लिश, 2022 में जाके किया था, क्योंकि 2021 में कोविड चल रहा था। तो ISFR करके रिपोर्ट आती है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2021 की आई थी, जिसमें ये सब बताया गया था कि हमारे टोटल एरिया का 24% हमारे फॉरेस्ट ही हैं। बाकी सरकार ने ये सब भी योजनाएं लॉन्च करी हैं, ग्रीन इंडिया, एफॉरेस्टेशन, वन योजना, क्लाइमेट चेंज, काफी सारी योजनाएं और भी लॉन्च की है, ताकि फॉरेस्ट के कवर को बेटर किया जा सके। और अगर मैं उसी 2021 वाली रिपोर्ट के बारे में आपको बताऊं, ठीक है, वैसे ये 2021 की रिपोर्ट है, लेकिन पब्लिश ये 2022 में जाके हुई थी, क्योंकि कोविड था। तो ISFR जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि 24% जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया यहाँ पर, उसका टोटल कवर 21, उसमें से टोटल फॉरेस्ट का कवर है 21 और 2% उसमें ट्रीज है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट सबसे ज्यादा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में है, ये बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, पढ़ लो आप। ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये हमने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की और वीडियोस में भी कवर अप किया हुआ है, लेकिन अभी लिख रहे हो, अभी लर्न कर रहे हो, तो अभी भी इसको लिखो।
और अगर मैं उस टोटल जोग्राफिकल एरिया की बात करूं, मतलब उस स्टेट का जितना एरिया है और उसमें कितने परसेंट ऑफ फॉरेस्ट है, तो उसमें टॉप आता है मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। पांचों ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। ठीक है भाई। तो एफएओ के हिसाब से भी बहुत से लोग इसमें काम करते ही हैं। हमें आपको पता ही है कि वुड, फाइबर, टिम्बर यहाँ से मिलता है। बाकी लक्षद्वीप में काफी अच्छी यहाँ पे प्लांटेशंस भी की जाती है। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो मुझे आपको कवर अप करवाने थे। ठीक है भाई। अब आता है जो एक विशाल काय सर्प की खोज की गई है पैलेंटोलॉजिस्ट ने। पैलेंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि इन फॉसिल फ्यूल्स की डिस्कवरी करते हैं। तो अब यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही विशालकाय सांप के जीवाश्म की खोज की और स्नेक का नाम क्या रखा हुआ है? ये 47 मिलियन ईयर्स पुराना है भाई। 47 ईयर्स पुराना नहीं, 47 मिलियन ईयर्स पुराना, जो कि गुजरात में कभी घूमता था। नाम है वासुकी इंडिकस। ठीक है। अब ये जो स्पीशीज है ना, अब तो ये लुप्त हो चुकी है। अब तो ये स्पीशीज नहीं मिलती है, प्रजाति। ये गोंडवाना टेरेस्ट्रियल स्नेक हुआ करता था, जिसकी लेंथ करीब 10.9 से 15.2 मीटर हो सकती थी। और जो कि आज के मॉडर्न स्नेक से भी बड़ी इनकी लेंथ है। इनकी बॉडी साइज अलग है। इनमें बिल्कुल अलग तरीके से बताया कि वहां की कंडीशंस को अडॉप्ट करते हुए थे। तो याद रखिएगा, नई स्पीशीज का नाम कहाँ पे डिस्कवर हुई है? गुजरात में। किसने डिस्कवर किया? पैलेंटोलॉजिस्ट ने, जो कि यहाँ पर इन चीजों के ऊपर डिस्कवरी करते रहते हैं। वासुकी इंडिकस को जो है शिव जी के, क्योंकि शिव जी का यहाँ पर आपको पता है कि सर्प जो है वो उनका एक रहा है। तो इसलिए इनका प्रजाति का नाम वासुकी, जो कि हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव से जुड़ा हुआ एक नाम रखा गया है। ठीक है, इसलिए नाम ये रखा गया है यहाँ पर। अगर मैं बाकियों से कंपैरिजन करूँ सांपों से, तो एक टाइम पे हुआ करता था टिटेनोबा करके, टाइटेनोबा करके, वो भी एक विलुप्त सांप है जो कि पहले हुआ करता था। सबसे बड़ा माना गया है वो, इसके ऊपर भी ये है। और वैसे अगर हम अभी की बात करें तो ग्रीन एनाकोंडा है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। ठीक है भाई। बाकी आप ये पढ़ सकते हो, जो अभी डिस्कवरी हुई है जाइंट सर्प की, वासुकी इंडिका, ये अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। और ये पहले बहुत टाइम पे देखे गए थे, कुछ कुछ जगह पे मिले भी हैं। अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में कई कई जगह पे ये मिले भी है। बस इतना ही याद करना है। डिटेल में नहीं याद करना आपको, ये ऐसे वैसे, बस छोटे छोटे फैक्ट्स याद करने हैं इसमें। इजी टॉपिक था। चलो, डब्ल्यूएचओ के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। डब्ल्यूएचओ जानते हो आप, 1945 में बना था। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इसने अभी एक पेशेंट का सेफ्टी राइट्स चार्टर लॉन्च करा है। इन्होंने बोला है कि भाई ये पेशेंट के अधिकार जो सेफ्टी के ऊपर होते हैं, ये उसके ऊपर है कि कल को पेशेंट के साथ कुछ गलत कर दिया जाए, या पेशेंट अनजाने में, जानबूझ के तो नहीं करते किसी ऐसे डॉक्टर्स और नर्सेस, पर हाँ अगर अनजाने में किसी के साथ कुछ हो जाए तो उसमें पेशेंट के राइट्स दिए गए हैं, जो कि क्या है? पेशेंट का सेफ्टी राइट चार्टर। किसने लॉन्च किया? डब्ल्यूएचओ ने। आप पढ़ सकते हो, सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। डब्ल्यूएचओ भी एक और चीज के लिए भी न्यूज में था। डब्ल्यूएचओ में ने अभी एआई का चैटबॉट लॉन्च किया है, अपना खुद का चैटबॉट, जिसका नाम है सारा, जिससे आप सारी की सारी बातें कर सकते हो अपनी उससे लेकर के, जैसे कि भाई क्या हेल्थ के इश्यूज हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, उससे जुड़ी हुई सारी बात इससे कर सकते हो। ये है एआई चैटबॉट। ठीक है। तो ये भी न्यूज में था, इसलिए यार आपको मैंने करवाया है कवर, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये चार्टर समझ में आ गया, पेशेंट के राइट्स के ऊपर है। लास्ट का क्वेश्चन है, कश्मीर का मैजिक कारपेट, बढ़िया सा जादुई कालीन है, काशन स्टाइल में बनाया जाता है, खूबसूरत होता है। 8 साल से ज्यादा लगते हैं भाई उनको पूरा बनाने में, महंगा बहुत बिकता है उसके बाद फिर ये। ऐसा नहीं कि वो कालीन फिर मैं इतना सस्ता बिक जाएगा भाई, लाखों में उसकी कीमत रहती है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो। कारपेट काशान स्टाइल होता है कश्मीर का, उसमें बनाया जाता है। 72 फीट की लेंथ, 40 फीट की इसकी विड्थ, चौड़ाई रहती है। 8 साल बनते हैं, बहुत से यहाँ पर लोग मिलके काम करते हैं। ठीक है। काफी चैलेंजेस भी आए थे, फिर भी उन्होंने इस चीज को बनाया, जो कि जैनुल अबाइदीन, जैनुल अबाइदीन कौन थे? जैनुल अबाइदीन थे कश्मीर के अकबर। ठीक है, बादशाह जैनुल अबाइदीन ने इस चीज को स्टार्ट कराया था। तो ये फैक्ट बताना था आपको मुझे। अभी न्यूज में चल रहा था कि इसकी बिक्री काफी हुई है। ठीक है भाई। बाकी वही है डब्ल्यूएचओ के बारे में आपको बताने कि इन्होंने क्या लॉन्च करा है। और बेसिकली आप वही याद करो। और जो भी आपने आंसर राइटिंग लिखी है उसके लिए मेंस का अलग से हमारा एक ग्रुप चलता है। आप जो नंबर्स है हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, ये वाले, इन नंबर्स पे कॉल करो, क्योंकि एक स्टूडेंट ने पूछा था इसके बारे में, इसलिए मैं बता दूं। आप इन नंबर्स पे कॉल करो और फिर अपना उनसे आप पूछ लो कि आप इवैल्यूएशन कैसे करा सकते हो अपने आंसर्स का, जो आपको डेली दिए जाते हैं। ठीक है।
तो 5 आर्टिकल कवर करते हो, 2 क्वेश्चन करते हो, 7 नए चीजें आप पढ़ते हो डेली की डेली, 7 नए टॉपिक्स को कवर करते हो, तो उसको कंप्लीट करो, इनको नोट करो, इनको लिखो और इनको लर्न भी करो। बात के लिए मत छोड़ देना। आप में से कोई भी यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा है तो उनको इन सभी चीजों से खूब फायदा होगा, तो आप इसको ज्वाइन करो, पढ़ो लिखो याद करो, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।